तो दोस्तों आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं सोशियोलॉजी का टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि हमारा सोशियोलॉजी एक ऐसी सब्जेक्ट है मेरे भाई, जो हमारा हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल हो या हमारा दोस्तों जियोग्राफी हो, इसका क्या होता है मेरे भाई, पूरा मिक्स क्वेश्चन होती है। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है भाई कि हम लोगों ने ग्रामीण और शहरी सभ्यता के बारे में पढ़े भाई, ग्रामीण और नगरीय समुदाय के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं भाई। तो इसी के बारे में दोस्तों हम लोगों को क्या करना है भाई, स्टडी करना है। एकदम साधारण भाषा में बताओ ना भाई। सबसे पहले मेरे दोस्तों मैं चाहता हूं कि आपको देसी भाषा में समझाऊं और इसके बाद मेरे दोस्तों मैं आपको लेकर चलूंगा आपके क्वेश्चन की ओर। मेरे दोस्तों मैं आपको जैसे बता रहा हूं वैसे ही दोस्तों आपको लिखना है भाई। जैसे बता रहा हूं आपके पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ जाए एकदम सीधा सीधा और सिंपल भाषा में लिखने की कोशिश कीजिएगा। क्या है सर, गौर कीजिएगा। ग्रामीण याद रखिएगा मेरे भाई, ग्रामीण समुदाय और हमारा नगरीय समुदाय या शहरी समुदाय। नगरीय समुदाय या दोस्तों हम लोग का शहरी समुदाय, इसे भी हम लोग बोलते भाई नगरीय समुदाय या शहरी समुदाय। दोस्तों अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको लिखना क्या है, एकदम साधारण भाषा में समझिए। पहला डिफरेंट बताना है क्या, एक एक डिफरेंट को पहले मेरे दोस्तों ध्यान से सुनिए और जैसे बता रहा हूं आपको दोस्तों वैसा ही लिखना है मेरे भाई। जैसे कि दोस्तों पहला आपको बताना भाई, अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगा, ए भाई आप बताइए तो गांव और शहर में क्या अंतर है, आप कहेंगे सर बहुत कुछ अंतर है सर। आप बोलेंगे सर क्या बताऊं मैं, गांव और शहर के अंतर में आए बहुत सारे अंतर है सर। तो मैं एक एक करके बताऊं, मैं पूछूंगा सर पहला बताइए, तो आप पहला कहेंगे सर गांव की जनसंख्या कम होती है जबकि शहरों की जनसंख्या अधिक होती है। पहला डिफरेंट बताया भाई आपने, समझिए मेरे बात को। गांव की जनसंख्या कम होती है, शहरों की जनसंख्या अधिक होती है। ठीक है भाई, फिर से बता रहा हूं, गांव की जनसंख्या कम होती है, शहरों की जनसंख्या अधिक होता है। दूसरा पॉइंट में आप क्या बताएंगे सर, कि गांव की जनसंख्या घनत्व कम होता है, शहरों की जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। चलिए सर तीसरा पॉइंट की अगर हम बात करें सर, तो आप कहिए सर तीसरा डिफरेंट ये है कि ग्रामीण इलाके के लोग प्राथमिक क्रियाकलाप पर निर्भर होते हैं सर। ग्रामीण, हाँ भाई याद रखिए, ग्रामीण इलाके के लोग यानी ग्रामीण समुदाय के लोग प्राथमिक क्रियाकलाप पर निर्भर होते हैं भाई, प्राथमिक क्रियाकलाप पर डिपेंड होते हैं भाई। प्राथमिक क्रियाकलाप का मतलब होता है दोस्तों लकड़ी काटना, खनन करना, मछली पालन, भेड़ पालन, खेती करना, है ना भाई। ये क्या है मेरे भाई, तो बताएंगे सर ये हमारा पूरी तरह से प्राथमिक क्रियाकलाप से जुड़े हैं भाई। ग्रामीण समुदाय के लोग प्राथमिक क्रियाकलाप से जुड़े होते हैं, जैसे लकड़ी काटना, खनन करना, खेती करना, मछली पालन, भेड़ पालन। जबकि हमारा जो हमारे शहरी समुदाय के लोग हैं ये हमारे द्वितीय और तृतीय क्रियाकलाप पर निर्भर होते हैं भाई। क्या, ये द्वितीय और तृतीय क्रियाकलाप पर निर्भर होते हैं भाई। चौथा डिफरेंट क्या बताना मेरे भाई, कि गांव की स्वास्थ्य व्यवस्था, याद रखिए गांव की स्वास्थ्य व्यवस्था शहरों की तुलना में कम होती है भाई। गौर से सुनिए, गांव की स्वास्थ्य व्यवस्था शहरों की तुलना में दोस्तों काफी कम होती है दोस्तों। यानी डॉक्टर का सही तरीके से इस्तेमाल, सही तरीके से डॉक्टर ना मिल पाना। अब यहाँ पे लिखेंगे कि जो हमारे शहरी समुदाय के लोग हैं यहाँ पे हमारा स्वास्थ्य का जो क्षेत्र है भाई बहुत ही मजबूत होती है, आप आसानी से दोस्तों हॉस्पिटल जा करके दिखा सकते हैं। गांव के लोग, पांचवा पॉइंट भाई, गांव के लोग दोस्तों अधिकतर गांव के लोग अशिक्षित होते हैं जबकि शहर के लोग पूरी तरह से शिक्षित होते हैं। क्यों, क्योंकि दोस्तों गांव में आप लिखेगा गांव में सही तरीके से हमारा सही स्कूलों का ना होना, इस कारण से मेरे दोस्तों गांव के लोग अशिक्षित होते हैं। जबकि आप शहर की ओर रवाना करेंगे तो आप शहर की ओर दोस्तों तरह तरह के आपको स्कूल कॉलेज देखने को मिलेंगे भाई। लेकिन दोस्तों हमारे गांव पे ऐसा व्यवस्था नहीं है भाई। पांचवा पॉइंट के बाद अगर आप लोग और लिखना चाहते हैं, 5 पॉइंट काफी है भाई, 5 पॉइंट काफी है, गौर से सुनिएगा 5 पॉइंट काफी है। अगर आप लोग छठा पॉइंट लिखना चाहते हैं तो आप लिखिएगा कि गांव की सड़क व्यवस्था, हाँ याद रखिएगा गांव की सड़क व्यवस्था मजबूत नहीं होता है भाई। याद रखिएगा गांव की सड़क व्यवस्था मजबूत नहीं होता है, जबकि शहरों की सड़क व्यवस्था अति उत्तम होता है भाई। गांव की सड़क व्यवस्था उत्तम नहीं होता है जबकि शहरों की सड़क व्यवस्था उत्तम होता है।
जैसे दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया, आपको D2 दोस्तों लिखना है भाई। आप इतना बड़ा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन लिखने के लिए जाओगे मेरे दोस्तों, तो कहीं ना कहीं मेरे भाई आप फंस जाएंगे। इसलिए दोस्तों मैं आपको जैसे साधारण भाषा में बताया हूं, आप एग्जाम हॉल में वैसा ही दोस्तों लिखने की कोशिश कीजिएगा भाई, जैसे मैं आपको बताया हूं भाई, साधारण भाषा में बताया हूं भाई। और ये क्वेश्चन मेरे दोस्तों जो आपको ज्योग्राफी में भी दोस्तों आपको क्या करेगी भाई, हेल्प करेगी ज्योग्राफी में भी भाई। देखिए दोस्तों कैसे लिखा गया भाई, जब भी डिफरेंट आए भाई, कोई भी डिफरेंट आए भाई, इस चीज को याद रखिएगा, कोई भी डिफरेंट आए, आप डिफरेंट को दोस्तों इस तरह से लिखने की कोशिश कीजिएगा। एक साइड आपको इधर लिखना है, एक साइड आपको इधर लिखना है भाई। इसके बाद दोस्तों डिफरेंट लिखेंगे, एग्जामिनर फिदा हो जाएगा भाई। क्या? एग्जामिनर पूरी तरह से फिदा हो जाएगा भाई, इस बात को आप लोग याद रखिएगा भाई। ठीक है भाई, आइए सर अब बात करते सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं इस पर बहस नहीं करता भाई, ठीक है, इस पर मैं बहस नहीं करता भाई। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्तों, अब क्वेश्चन आता है भाई, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है क्या कि जनजाति समाज की विशेषता पर प्रकाश डाले भाई। क्या पूछा गया सर? जनजातीय समाज की विशेषता पर प्रकाश डालना है। सबसे पहले मेरे दोस्तों जनजातीय समाज किसे कहते हैं भाई, इस पर हमें गौर करना है भाई। क्षेत्रीय समूह, देखिए जनजातीय समाज की विशेषता पर प्रकाश डाले, सुनिएगा। क्षेत्रीय समूह, पहला मेरे दोस्तों आपको क्या बताना भाई, क्षेत्रीय समूह। जनजाति का एक ऐसा क्षेत्रीय समूह है जो किसी निश्चित भूभाग पर निवास करता है भाई। जनजाति का मतलब दोस्तों एक तरह का मैं बोलूं, बुरा मत मानिएगा, संथाल लोग पहले जमाने में, आज नहीं मेरे भाई, संथाल लोग आज इतना पढ़े लिखे हो चुके हैं मेरे दोस्तों कि अच्छा खासा जनरल और ओबीसी को भी पछाड़ दिया है भाई। हाँ, आज जनरल और ओबीसी को पूरी तरह से पछाड़ दिया है मेरे दोस्तों। अब हमारा संथाल संथाल नहीं रहा मेरे भाई, आदिवासी आदिवासी नहीं रहा भाई, याद रखिएगा। बहुत शिक्षित हो गए मेरे दोस्तों, और हमारा लगाव काफी आदिवासी से भाई। क्यों? हमारा गांव ही दोस्तों आदिवासी के पास जुड़ा हुआ है भाई। ठीक है, आइए सर बात करते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। तो मैं बात कर रहा था भाई, पॉइंट पे ध्यान देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को दिल के दरवाजे पे बंद कर लीजिए भाई। इस क्वेश्चन को आप लोग क्या करें मेरे भाई, आप लोग अपने अपने दिल के दरवाजे पे बंद कर लेंगे भाई। पहला देखिए, क्षेत्रीय समूह भाई, क्या रसगुल्ला, क्षेत्रीय समूह, याद रखिएगा। क्या बोल रहे हैं मेरे भाई, क्षेत्रीय समूह। तो जनजाति का एक ऐसा क्षेत्रीय समूह जो किसी निश्चित भूभाग पर निवास करते हैं, कहीं भी दोस्तों निवास करते हैं। अधिकतर ये लोग पहाड़ी एरिया के में दोस्तों निवास करते हैं। कहाँ पे मेरे भाई? पहाड़ी इलाके में दोस्तों अधिकतर निवास करते हैं भाई। ठीक है, कुछ जनजातियां आजीविका उपार्जित करने के लिए स्थान परिवर्तन भी करते हैं, और कुछ कुछ जनजाति ऐसी होती है दोस्तों जो घुमतू खेतू होता है ना भाई, जिसे हस्तांतरण कृषि बोलते हैं, ध्यान है भाई, जिसे कर्तन एवं दहन कृषि कहते हैं। आज यहाँ पे 2 साल रहा तो मेरे दोस्तों यहाँ से उठ करके और कहीं 2 साल चला गया, फिर वहां पे रहा 2 साल, फिर और दूसरे जगह पे चला गया मेरे भाई। समझ रहे भाई? वही कह रहा है कि मेरे भाई कुछ जनजातियां आजीविका का उपार्जित करने के लिए स्थान परिवर्तन भी करती है, लेकिन इसके बाद भी वे किसी ना किसी निश्चित क्षेत्र में ही जीवन व्यतीत करते हैं। आज दोस्तों हमारे मान के चलिए कि हमारा दोस्तों धनबाद में जनजाति लोग हैं, 2 साल दोस्तों क्या किए भाई, वो लोगों ने रहा भाई। 2 साल रहने के बाद उनको पता चल रहा है ये भूमि में सही तरीके से खेती बाड़ी नहीं हो पा रही है, फिर दोस्तों वे क्या करेंगे, इस जगह को छोड़ करके, इस भूभाग को छोड़ करके वो अन्य स्थानों पर चले जाएंगे भाई। क्या मेरे भाई? वो अन्य स्थानों पर चले जाएंगे भाई। ठीक है भाई, पहला पॉइंट समझ गए भाई। दूसरा पॉइंट पर आइए सर डिस्कस करते हैं भाई। दूसरा पॉइंट समझिए मेरे भाई, एक एक पॉइंट को, और कोशिश कीजिएगा कि आप लोग अपने भाषा में लिखे भाई। कोशिश कीजिएगा मेरे दोस्तों कि आप लोग अपने भाषा में लिखे भाई, याद रखिएगा भाई। ठीक है, आइए सर बात करते हैं समान भाषा। समान भाषा, जी हाँ दोस्तों, जनजाति लोगों का एक अपना भाषा होता है भाई। हाँ, याद रखिएगा, जो भाषा वही जनजाति समझ सकते हैं जो उस जनजाति से संबंधित है। सच कह रहा हूं भाई। आप लोग एक एग्जाम्पल दूं, एक एग्जाम्पल दूं, चलिए बताता हूं मेरे दोस्तों। अभी ठंडी के मौसम में या गर्मी के मौसम में आप लोग अक्सर बाजारों से होकर गुजरते हैं, तो मेरे दोस्तों आप लोग देखते होंगे क्या कि कोई महिला, हाँ भाई, बहुत सारे महिला, बहुत सारे पुरुष और स्टेट से आकर के दोस्तों लोहा का सामान बेच रहे भाई, और आपको तुरंत बना कर दे रही है भाई। क्या मेरे भाई? तुरंत बना कर दे रहे है ना भाई। धप्पा धप क्या कर रहे मेरे भाई? पीट रहे भाई लोहा को। क्या कर रहे मेरे भाई? पीट रहे हैं। और पीट के अगर आपको कुल्हाड़ी बनाना है या आपको दोस्तों चाकू बनाना है, कुछ भी हो मेरे दोस्तों, आपको बनाकर वो देते हैं भाई, है ना। वो भी एक तरह का दोस्तों उनके अपना भाषा होती है भाई, जो हम लोग नहीं समझ सकते भाई। ठीक है, सुनिएगा, सामान्य भाषा। समान भाषा, एक जनजाति के सभी सदस्य समान भाषा बोलते हैं भाई। एक जनजाति की, कोई भी जनजाति हो दोस्तों, गोंड जनजाति हो, है ना भाई, कोई भी जनजाति हो, सभी जनजाति का एक अपना समान भाषा होती है जो सभी
लोग बोलते भाई जो उस जनजाति से संबंधित होता है। ठीक है, भाषा की यही समानता, उसमें समानता की चेतना उत्पन्न करती है। और दोस्तों इसी भाषा के माध्यम से मेरे दोस्तों पहचान होती है ये किस जनजाति के। कल दिन जा करके दोस्तों कोई बच्चा कहीं भुला गया तो उसकी उस भाषा के माध्यम से पता चलता है दोस्तों वो किस जनजाति से संबंधित है, तथा इसी के द्वारा उनकी संस्कृति विशेषता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हस्तांतरित होती है। और दोस्तों इसी तरह से उनका जो पीढ़ी है दोस्तों, वो उसकी जो संस्कृति है, रहन सहन, संस्कृति का मतलब क्या सर, रहन सहन खान पान, ये सब जो है दोस्तों वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में दोस्तों क्या होता है, तब्दील होता है, परिवर्तन होता है भाई। आज अगर हम लोहा ठोक रहे हैं ना भाई, आज अगर हम लोहा ठोक रहे हैं तो कल भी दोस्तों हमारे आने वाले जनरेशन लोहा ठोकेंगे। अगर आप लोग दोस्तों फ्लेमिंगो बुक पढ़े होंगे तो एक चैप्टर पढ़ाए थे मेरे भाई, क्या, मुकेश का परिवार क्या था भाई, कांच की चूड़ी बनाने के लिए प्रसिद्ध थे। बाप बेटा बनाए, दादा दादी बने, सब कुछ उसी में गुजार दिए। इसी तरह से दोस्तों हमारी जनजाति का होता है भाई। अब यहाँ पे देखिए मेरे भाई, तीसरा पॉइंट में देखिए, बड़ा आकार। जनजाति को छोटा मोटा नहीं है भाई। हाँ, आप लोग बोलेगा कि 10 को 12 को ये लोग होता है, 100-200 लोग होता है, नहीं मेरे भाई, जनजाति बड़ी आकार होती है भाई। हाँ, जनजाति का क्या होता है मेरे भाई, एक बड़ा आकार होता है। गौर से देखिएगा, अनेक क्षेत्रीय समूहों की तुलना में जनजाति एक बड़े आकार का मानव समूह है भाई। ये जनजाति की शुरुआत कहां से हुई पता है मेरे भाई, बताऊं, आप लोग पढ़े होंगे दोस्तों, पहले हम लोग क्या थे भाई, बंदर। दुनिया डेवलप होते हम लोग किस में आ गए सर, मनुष्य में। तो प्राचीन भारत के लोग दोस्तों, प्राचीन जमाने के लोग को ही दोस्तों एक तरह का हम लोग और जनजाति भी बोलते भाई, क्योंकि दोस्तों वो अपने गुजर बसर जंगलों में करते थे। कहाँ मेरे भाई, अपने गुजर बसर मेरे दोस्तों कहाँ करते थे, वो जंगलों में करते थे। समझे मेरे बात को, जब दोस्तों वो अपना गुजर बसर जंगलों में करते थे तो दोस्तों वो पेड़ों का इस्तेमाल करते थे, है ना भाई, वहीं पेड़ों को काट करके दोस्तों फसलों को उत्पादन करते थे। समझिए बात को, ठीक है, साधारण भाषा में समझिए मेरे भाई, एक एक चीज को समझिए, तब मेरे दोस्तों मजा आएगा। आप सोचिएगा कि ऐसे हमें समझ में आ जाएगी, इतना आसान नहीं है भाई। बस देखिए, बड़ा आकार, हमारा जो जनजाति होते हैं ना भाई, छोटा मोटा नहीं होता भाई, आकार में बड़ा होता है भाई। याद रखिए क्या होता है भाई, आकार में बड़ा होता है भाई। तो अनेक क्षेत्रीय समूह की तुलना में जनजाति एक बड़े आकार का मानव समूह है। एक एक जनजाति के सदस्यों की संख्या लाखों में होती है भाई। एक एक जनजाति में, एक एक जनजाति जो तो भाई इसकी संख्या जो होती है ना वो लाखों में होता है मेरे भाई। कितना में होता है मेरे भाई, तो बताएंगे सर ये लाखों में होता है भाई, एक दो नहीं भाई, ये लाखों में होती है मेरे भाई। जैसे गोंड जनजाति हो गया, संथाल जनजाति हो गई भाई, समझे। देखिए, तो कुछ जनजाति ऐसे भी है जिनकी सदस्य संख्या 30 लाख या इससे भी अधिक है। कुछ जनजाति ऐसी होती है मेरे दोस्तों जिसकी जनसंख्या 30 लाख से भी दोस्तों क्या होता है भाई, अधिक होता है। जैसे भील जनजाति हो, गोंड जनजाति हो गया, बड़े बड़े कुराई जनजाति हो गया। समझ रहे बात को। अब आता है सरंता अंतर्विवाहित समूह। अब अंतर्विवाहित समूह क्या भाई, जनजाति का अंतर्विवाहित समूह क्या मेरे दोस्तों, साधारण भाषा में समझिए। अंतर्विवाहित का मतलब होता है दोस्तों, मैं अगर गोंड जनजाति से हूं तो मैं गोंड जनजाति में ही शादी करूंगा, किसी अन्य जनजाति में नहीं। ये विशेषता है भाई, समझ रहे बात को, ये बात को समझिए भाई। क्या बोल रहा है भाई, अंतर्विवाहित समूह। इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक जनजाति में सदस्यों को केवल अपनी जनजाति के अंदर ही विवाह संबंध स्थापित करने का अनिवार्य होता है। इससे जनजाति की बाहरी समूह से पृथक बनाती है भाई। यानी दोस्तों अंतर्विवाहित समूह का मतलब होता है कि आप जिस जनजाति से संबंधित है आप उसी जनजाति से ही शादी कर सकते हैं और संबंध स्थापित कर सकते हैं, किसी अन्य जाति के साथ नहीं। साधारण भाषा में समझिए, क्योंकि दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को मैं जितना भी तारीफ करूं उतना कम है भाई। इस क्वेश्चन को मैं जितना भी तारीफ करूं, क्योंकि दोस्तों पिछले कई सालों से मैं लगातार देख रहा हूं दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है भाई, इसलिए आप लोगों को दोस्तों पता होना चाहिए क्वेश्चन। समझ रहे बात को। अगला पॉइंट आते सर, सामान्य संस्कृति। इनका एक सामान्य संस्कृति होता है, ये कभी नहीं बोलता है भाई कि मुझे ढका साड़ी चाहिए, ये कभी नहीं बोलता है मुझे जीन्स पैंट चाहिए, ये कभी नहीं बोलता मुझे घघरा चोली चाहिए। इनका अपना संस्कृति है मेरे भाई, याद रखिएगा। इनका क्या होता है मेरे भाई, इनका एक अपना संस्कृति होता है। समझ बात को, समझिए मेरे भाई कि प्रत्येक जनजाति की अपनी एक पृथक संस्कृति होती है तथा प्रत्येक सदस्य को अपनी संस्कृति से संबद्ध नियमों का पालन करना आवश्यक होती है भाई।
सभी जाति में दोस्तों देखिएगा कुछ ना कुछ नियम होती है भाई, समझे। जैसे दोस्तों वो हिंदू लोग पूजा करते हैं, मुस्लिम लोग नमाज पढ़ते हैं, बौद्ध लोग दोस्तों बौद्ध स्थल में जा करके पूजा पाठ करते हैं, कुछ भी हो सबका, जैसे क्रिश्चियन लोग चर्च जाते हैं, सबका अपना अपना होता है भाई, है ना भाई। सबका क्या होता है मेरे भाई, अपना अपना होता है। इसी तरह से दोस्तों हमारे जो संथाल लोग होते हैं ना भाई, इनका भी एक अपना संस्कृति है, और उस संस्कृति के अंदर में अपने समुदाय के अंदर में दोस्तों अपना एक नियम कानून होता है, और वो उसी नियम कानून को फॉलो करते भाई। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को हम लोग जितना तारीफ करें भाई उतना कम है भाई, इस क्वेश्चन को हम लोग जितना तारीफ करें बहुत ही कम है, याद रखिएगा। मैं दोस्तों इसका नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा भाई, याद रखिए इसका जो नोट्स है भाई इसे मैं प्रोवाइड कर दूंगा, डोंट वरी भाई, ठीक है। अगला देखिए, भूमंडलीकरण, अरे बाप रे बाप मत पूछियो दादा ये क्वेश्चन, हाँ कई बार ये क्वेश्चन दोस्तों आपके पेपर में आ चुकी है भाई, याद रखिए कई बार। भूमंडलीकरण का अर्थ एवं विशेषता बताइए। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको चाहता हूं दोस्तों कि मैं आपको भूमंडलीकरण के बारे में देसी भाषा में समझाऊं, फिर मेरे दोस्तों आपको मैं टॉपिक पे लेकर चलता हूं कि भूमंडलीकरण की विशेषता क्या क्या है। देखिए दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें भूमंडलीकरण, जब एक देश दूसरे देश के साथ बिना रोक टोक का व्यापार करते हैं, इसे हम लोग भूमंडलीकरण कहते हैं। अगर इतना साधारण भाषा में बताने के बावजूद भी दोस्तों अगर आप नहीं समझते हैं तो मुझे नहीं लगता भाई कि इससे और साधारण भाषा में आप कहीं समझे होंगे। हाँ भाई, क्या मैंने बताया भाई, क्या कितना सुंदर बताया। भूमंडलीकरण का मतलब क्या होता है सर, जब कोई देश अन्य किसी देश के साथ बिना रोक टोक का व्यापार करते हैं या किसी भी तरह का संबंध स्थापित करते हैं, इससे हम लोग भूमंडलीकरण करते हैं। क्या और दादा, एकदम साधारण भाषा में समझिए दोस्तों, एकदम साधारण भाषा में समझिए। आप सोचेगा कि हम किताबी लैंग्वेज को याद कर ले, पॉसिबल नहीं है भाई। इतना सुंदर सिंपल से बताया। भूमंडलीकरण किसे कहते हैं, एक ही सांस में बताइए सर। भूमंडलीकरण जब किसी देश अन्य देशों के साथ व्यापार के क्षेत्र में बिना रोक टोक का आवागमन होता है, इसे हम लोग भूमंडलीकरण बोलते हैं। भूमंडलीकरण में दोस्तों व्यापार के साथ साथ अन्य चीजों का भी प्रवाह होता है। जैसे दोस्तों हमारे देश का व्यापार अन्य देशों में दोस्तों सामान बेच रहे, अन्य देशों का व्यापार हमारे देश में आके सामान बेच, ठीक है भाई। ऐसे टॉपिक पे बात करते हैं अब। भूमंडलीकरण बहुत इंपॉर्टेंट मेरे भाई। भूमंडलीकरण सुनिएगा, वैश्वीकरण सामाजिक, पहला सांस्कृतिक आर्थिक एकीकरण एक प्रक्रिया है। वैश्वीकरण भाई ध्यान से सुनिए मेरे भाई, वैश्वीकरण क्या है भाई मेरे दोस्तों, वैश्वीकरण होता है मेरे दोस्तों कि हमारे व्यापार को बढ़ावा देते हैं। वैश्वीकरण क्या है मेरे भाई, हमारे व्यापार को दोस्तों क्या देता है भाई, बढ़ावा देता है। वैश्वीकरण क्या मेरे भाई, हमारे व्यापार को बढ़ावा देता है भाई। इस बात को याद रखिएगा, वैश्वीकरण मेरे दोस्तों क्या, हमारे व्यापार को बढ़ावा देता है भाई, ठीक है। तो वैश्वीकरण सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक एकीकरण की एक प्रक्रिया है। इसमें भौगोलिक सीमा खत्म हो जाती है। विश्व स्तर पर जो बहुराष्ट्रीय कंपनी कार्यशील है, इनमें विभिन्न देशों की भागीदारी है। अधिकांश देशों के बीच सामाजिक सांस्कृतिक दूरियां कम होती जा रही है। विश्व एक छोटी गांव के रूप में परिणत हो रहा है। भूमंडलीकरण के लक्षण दो भागों में बनता है भाई। मेरे दोस्तों आज हम भूमंडलीकरण को अपनाए भाई। किसे अपनाए मेरे भाई, आज मैंने भूमंडलीकरण को अपनाया। क्या प्रॉफिट है सर भूमंडलीकरण को अपनाने से, मेरे दोस्तों समझिएगा। पहला प्रॉफिट मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा दोस्तों, भूमंडलीकरण में सबसे पहले दोस्तों हमारा देश अन्य देशों के साथ दोस्तों जब व्यापार स्थापना करते भाई, क्या मेरे भाई, व्यापार स्थापना करते मेरे दोस्तों, तो व्यापार स्थापित करने के लिए मेरे दोस्तों दूसरे देशों से हमें परमिशन नहीं लेना है, पहला प्रॉफिट। दूसरा, किसी भी देश का कंपनी हमारे देश में आकर स्थापित कर सकते हैं और हमारे देश का कंपनी अन्य राज्यों में दोस्तों जाकर के स्थापित कर सकते हैं मेरे भाई। क्या अन्य राज्यों में जाकर के मेरे भाई क्या कर सकते हैं भाई, स्थापित कर सकते हैं भाई। समझे बात को। इससे क्या होता है दोस्तों कि हमारे देश के अंदर में जो बेरोजगारी है, इससे दोस्तों कुछ कुछ लोगों को रोजगार मिलेगी भाई। क्या मिलेगा भाई सॉरी भाई, कुछ कुछ लोगों को इसमें क्या मिलेगा भाई, तो रोजगार मिलेगी। समझ रहे बात को। इससे हमारे देश के अंदर में बेरोजगारी की संख्या घटेगी। हमारे देश में कोई कंपनी है, हम विदेशों में जाकर स्थापित करेंगे। विदेश में कोई कंपनी है तो दोस्तों हम लोग हमारे देश में स्थापित करेंगे। जैसे दोस्तों हमें छोटा सा एग्जांपल देता हूं भाई, आपका धनबाद में दोस्तों एक है, धनबाद सॉरी बोकारो में बोकारो स्टील प्लांट,
ये हमारे किस देश के सहयोग से बना है? आप कहेंगे सर ये हमारा रूस के सहयोग से बना है। तो ये किस देश का कंपनी है? रूस का। कहाँ पे स्थापित हुआ है भाई? हमारा झारखंड में, यानी सर भारत में। जब हमारे देश में स्थापित हुआ है मेरे दोस्तों, तो कहीं ना कहीं हमें तो प्रॉफिट हुआ है। कम से कम बोकारो के आसपास के लोगों को रोजगार मिला है मेरे दोस्तों। विदेशी कंपनी आया है, उससे भारतीय लोगों को रोजगार मिला। भारतीय कंपनी विदेशों में जाकर स्थापित होगा, विदेश का भी प्रॉफिट होगा और देश का भी प्रॉफिट होगा। इस बात को आप लोग याद रखेंगे भाई, ठीक है? चलिए गुरुजी, दूसरा पॉइंट में दोस्तों समझिए। दूसरा पॉइंट क्या कहता है दोस्तों? अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, अभी मैं बात कर रहा हूं आप लोगों का वैश्वीकरण की, सॉरी भूमंडलीकरण की विशेषताएं के, ठीक है? देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट क्या है कि आर्थिक लक्षण। वैश्वीकरण की यह एक विशेषता बताई जाती है कि इसने संपूर्ण अर्थव्यवस्था को विश्वव्यापी बना दिया है। पूरे अर्थव्यवस्था का ना दोस्तों एक जैसा बना दिया है। समझिए, पूरी अर्थव्यवस्था को बिल्कुल मेरे दोस्तों एक जैसा बना दिया है। यानी एक होता है ना भाई, चलो भाई मेरे दोस्तों मैं पड़ोस के घर जाऊंगा, क्या कहेगा भाई क्या नहीं, ये हमें दोस्तों समझ में नहीं आता है ना भाई। लेकिन दोस्तों अगर पड़ोसी के साथ अगर हमारा अच्छा संबंध होगा तो मेरे दोस्तों हम बिना रोक टोक का उसके घर जा सकते हैं। ऐसा ही दोस्तों हमारा भूमंडलीकरण और हमारा वैश्वीकरण है भाई। ऐसा ही दोस्तों डिट्टो हमारा वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण है भाई। समझिए बात को कि हम बिना परमिशन का उसके घर जा सकते हैं, वो मेरे घर आ सकते हैं बिना परमिशन का। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे बात कह रहा है भाई, सुनिएगा कि वैश्वीकरण की यह एक विशेषता बताई जाती है कि इसने संपूर्ण अर्थव्यवस्था को विश्वव्यापी बना दिया, पूरे देश के बाजारों को। अब हमें नहीं लगता है कि हम विदेशों में जाकर दोस्तों क्या कर रहे हैं, सामान को खरीद रहे। अब हमें तो लग रहा है दोस्तों कि हम विदेश में भी कोई सामान खरीदते हैं ना, तो लगता है हमारे देश में ही खरीद रहे हैं। ऐसे दोस्तों हमारे अर्थव्यवस्था को बना के रखा है और हमारी अर्थव्यवस्था वैश्वीकरण हो गई है। इसमें निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है भाई। कैसे क्या समझाया सॉरी क्या समझाया जा सकता है सर? गौर से देखिए मेरे भाई, क्या समझाया जा सकता है? पहला, विश्व व्यापार। व्यापार वैश्वीकरण की एक प्रमुख विशेषता है भाई। वैश्वीकरण से ही दोस्तों हमारे व्यापार जो है ना भाई आगे बढ़ता है। समझिए बात को, वैश्वीकरण के माध्यम से मेरे दोस्तों आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना भाई। जिससे हम लोग जल को पानी, एयर, सोई, वाटर कहते हैं ना, इसी तरह से भूमंडलीकरण को वैश्वीकरण, वैश्वीकरण को भूमंडलीकरण। थोड़ा सा डिफरेंट है, आपको यहाँ पे ध्यान नहीं देना है। ये डिफरेंट आपको सेमेस्टर में पढ़ना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो मेरी बात को बस यहाँ पे याद रखिएगा, भूमंडलीकरण हो या दोस्तों वैश्वीकरण हो, दोनों को दोस्तों आपको क्या करना है भाई, एक जैसा समझना है भाई। क्या करना है मेरे भाई? एक जैसा समझना है भाई। क्या करना है मेरे भाई? आपको फिलहाल मेरे दोस्तों एक जैसा समझना है भाई। समझ रहे बात को? आइए सर, अब दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट में बता रहा हूँ, गौर कीजिएगा। तो विश्व व्यापार, व्यापार वैश्वीकरण की एक प्रमुख विशेषता है। व्यापार के मेरे भाई वैश्वीकरण की एक प्रमुख विशेषता है। व्यापार के मेरे भाई वैश्वीकरण की एक प्रमुख विशेषता है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम, इंटरनेशनल लेबर विभाजन। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रम विभाजन होने लगा। बिल्कुल भाई, श्रम विभाजन का मतलब दोस्तों मैं आपको पूरा डिटेल्स में बता रहा हूँ, थोड़ा सा गौर कीजिएगा दोस्तों, तो श्रम विभाजन के बारे में आपको आइडिया हो जाएगा भाई। थोड़ा सा मेरे दोस्तों आप गौर कीजिएगा, तो आपको मेरे दोस्तों मैं आपको साधारण भाषा में समझा सकता हूँ मेरे भाई, ठीक है? साधारण भाषा मेरे दोस्तों मैं आपको समझा सकता भाई। समझिए बात को, क्या है मेरे दोस्तों ये मामला, एकदम साधारण भाषा में समझने का प्रयास कीजिए मेरे दोस्तों। आज हमारे देश के, आपके गांव में भी दोस्तों बहुत सारे ऐसे होंगे जो अपने गांव को छोड़ करके कहीं और कमाने के लिए गए हैं। गए हो भाई? आप कहेंगे सर हाँ। इसी तरह से दोस्तों हमारा एक देश का व्यापार, सॉरी एक देश का लेबर दूसरे देश में, दूसरे देश का लेबर हमारे देश में आकर के काम कर रहे हैं। आप लोग सुने होंगे दोस्तों कि हमारा दुबई में 10 लाख आदमी, तो दोस्तों वो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 10 लाख आदमी से भारत का है भाई काम कर रहे हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मतलब होता है कि हमारे देश का जो लेबर है वो दोस्तों अन्य देशों में काम कर रहे हैं, और अन्य देशों को जो लेबर है वो हमारे देश में काम कर रहे हैं। लेबर का मतलब ये मत समझिएगा जो गांव देहात का लेबर होती है भाई। लेबर का मतलब होता है दोस्तों इंजीनियर, लेबर का मतलब होता है दोस्तों डॉक्टर, लेबर का मतलब होता है दोस्तों बड़े बड़े टेक्नोलॉजी।
समझ रहे बात को? यानी अमेरिका का डॉक्टर भारत में आके काम कर रहे और भारत के इंजीनियर जो है ना भाई वो दोस्तों विदेशों में जाकर के काम कर रहे हैं भाई। समझ रहे बात को? साधारण भाषा में दोस्तों समझिए भाई, ठीक है। तीसरा पॉइंट, बहुराष्ट्रीय उद्यम। अभी तो बताया भाई अभी आपको, मैं अभी आपको बहुराष्ट्रीय उद्यम के बारे में दोस्तों डिस्कस करवाया। यानी दोस्तों विदेशी कंपनी हमारे देश में आया कैसे? अरे वैश्वीकरण के माध्यम से, भूमंडलीकरण के माध्यम से विदेशी कंपनी हमारे देश आए और हमारे देश में दोस्तों विदेशी कंपनी की स्थापना हुई और स्थापना होने से मेरे दोस्तों हमारे देश के अंदर में जो बेरोजगारी थी इसकी संख्या में कमी हुई और साथ ही साथ दोस्तों विदेशी को भी प्रॉफिट हुआ और हमें भी प्रॉफिट हुआ। याद रखिएगा, विदेशी को भी दोस्तों प्रॉफिट हुआ और हमें भी प्रॉफिट हुआ भाई, याद रखिएगा, ठीक है। आप समझिए दोस्तों एक एक पॉइंट को, आखिर ये क्या कहना चाहता है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए मेरे दोस्तों, कहता है दोस्तों बहुराष्ट्रीय उद्यम, बहुराष्ट्रीय उद्यम तथा अंतरराष्ट्रीय निगम को वैश्वीकरण की विशेषता मानी जाती है भाई। विदेश का कोई भी कंपनी हमारे देश में, हमारे देश के कोई भी कंपनी विदेश में। नेक्स्ट पॉइंट 5, विश्व बैंक। वैश्वीकरण के विश्व बैंक की भूमिका बहुत सशक्त होती है भाई। यानी दोस्तों हमारा जो वर्ल्ड बैंक भाई जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी भाई, वर्ल्ड बैंक जो है ना मेरे भाई इसका मुख्यालय कहाँ है मेरे भाई? वाशिंगटन डीसी भाई। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है मेरे भाई? वाशिंगटन डीसी। समझिए ये वर्ल्ड बैंक दोस्तों हमारे एक ऐसी वैश्वीकरण को बढ़ावा दे रही है, एक ऐसी दोस्तों हमारा वैश्वीकरण को बढ़ावा दे रही है जिसमें दोस्तों अगर कोई देश वैश्वीकरण में दोस्तों स्थापित होना चाहते हैं या कोई देश दोस्तों व्यापार करना चाहते हैं और इसके पास दोस्तों उतना रकम नहीं है तो दोस्तों वर्ल्ड बैंक कहता है कि मैं आपको पैसा देता हूं, आप व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़िए। समझ रहे बात को? आगे देखिए दोस्तों, सामाजिक सांस्कृतिक लक्षण। वैश्वीकरण एक सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक शब्द इतना व्यापक है कि इसके अंतर्गत संस्कृति एवं राजनीतिक लक्षण भी समाहित है। मेरे दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा सा गौर से सुनिएगा दोस्तों। आज वैश्वीकरण का अपनाने से दोस्तों, आज हम लोग भूमंडलीकरण को अपनाने से एक देश का संस्कृति दूसरे देश में, दूसरे देश का जो संस्कृति है हमारे देश में दोस्तों क्या हो रहा है भाई? अपना रहे हैं भाई। एग्जाम्पल दूं, जैसे दोस्तों भारत के पहले जमाने की जो महिलाएं होती थी ना भाई वो अपने घूंघट के माध्यम से अपने सर को पूरे ढक कर रखती थी। यह हमारे दोस्तों देश का परंपरा है भाई, हमारे देश की संस्कृति है। लेकिन दोस्तों आज जो लड़कियां हैं भाई छोटे छोटे बिकनी, छोटे छोटे कपड़े पहन रहे भाई, है ना भाई? ये किसकी देन है मेरे दोस्तों? विदेशियों का है। ये तो विदेशियों का संस्कृति है भाई, ये तो हमारा दोस्तों विदेशी कंपनी का भाई, विदेशियों का संस्कृति है। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस का था भाई, तो हम लोगों ने उसे देख देख के हमारे देश में भी अपनाया गया और हमारा जो संस्कृति है दोस्तों वो आज अमेरिका वाले, यूरोप वाले अपना रहे कि नहीं हमारे गर्ल्स को सर से लेकर पांव तक ढक के रखना चाहिए ताकि कोई दरिंदे इसे ना देखकर, इसे देखकर गलत निगाह से ना देखकर इसे गलत बारे में सोचने लगे। समझ रहे बात को? ये बात बताएगा सर। अगला पॉइंट देखिए, समाज, ये तो बताया भाई। आगे देखिए सांस्कृतिक वैश्वीकरण। वैश्वीकरण देखिए दोस्तों इस तरह से मतलब पॉइंट वाइज है। ये आप दोस्तों एक बार मेरे दोस्तों एक बार जरूर आप लोग इसे देखिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को मेरे दोस्तों जितना तारीफ किया जाए इतना कम है दोस्तों। इस क्वेश्चन को हम लोग जितना तारीफ करें उतना कम है भाई, इसलिए एक एक पॉइंट को समझे मेरे दोस्तों, समझने के प्रयास करें। अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है दूसरी बार समझने के प्रयास करें और वो क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश कीजिए जो आपके पेपर में दोस्तों आने की संभावना है। अभी दोस्तों मैं आप लोगों को पिछले क्लास में जो क्वेश्चन बताया था और अभी जो दोस्तों मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये पूरा फिक्स पैटर्न वाला क्वेश्चन है भाई। क्या मेरे भाई? ये पूरी तरह से हमारा फिक्स पैटर्न वाला क्वेश्चन है भाई। क्या मेरे भाई? ये पूरी तरह से फिक्स पैटर्न वाला क्वेश्चन है भाई, ठीक है। इस पर मेरे भाई फिक्स पैटर्न वाला पूरी तरह से क्वेश्चन है। अगर दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि सर इसी तरह से हमें क्वेश्चन बताते रहें तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से दोस्तों कमेंट करें, मैं आपको आगे बताने की पूरी कोशिश करूंगा भाई।